गाजा पर इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। पहले एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में करीब 400 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इसके बाद जमीनी हमले किए जा रहे हैं। लगातार उसमें भी मौतों के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीच में सीज फायर के दौर भी चले, लेकिन इजराइल ने ये सीज फायर तोड़ते हुए फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने आखिर ऐसा क्यों किया, समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन एक सवाल जो आप सभी के मन में खटक रहा होगा कि क्या कहीं ट्रंप के कहने पर तो नेतन्याहू ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी मन में आ रहा है क्योंकि कुछ वक्त पहले ट्रंप ने जब नेतन्याहू से मुलाकात की थी, उसके बाद ट्रंप का कहना था कि जो फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर चले गए हैं और आसपास के देशों में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर रहना चाहिए, वापस गाजा में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाजा के हालात जिस तरह के हैं उसको वापस बनाने में एक लंबा वक्त लगेगा। वो गाजा को यानी कि ट्रंप गाजा को राइवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं। सवाल कई हैं और इनके जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं कि गाजा से लेटेस्ट खबरों में क्या कुछ आ रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने 2 महीने पुराना सीज फायर तोड़ दिया है। गाजा में मौजूद हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल के कई लोगों को बंधक उस वक्त बना लिया था। सीज फायर में ये बात तय हुई थी कि बंधकों को हमास छोड़ेगा और उसके बदले में हमास के लड़ाकों और इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। लेकिन एक बार फिर अब इजराइल हमला कर रहा है और इजरायली फोर्सेस ने लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। इसका मकसद है कि गाजा में मौजूद नेत्जारिम कॉरिडोर पर कब्जा फिर से किया जाए। वजह यह है कि यहाँ से इजरायली सेना आसानी से गाजा पर कंट्रोल कर सकती है। इस ग्राउंड ऑपरेशन को इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक के सिर्फ 36 घंटों के बाद ही अंजाम दे दिया था। उस एयर स्ट्राइक में लगभग 400 लोग मारे गए थे, जिसमें 183 बच्चे और 94 महिलाएं शामिल थीं। ये वहाँ के डेटा जो आपके सामने हम बता रहे हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से बता रहे हैं। इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अमेरिका ने हाल ही में यमन के हूतियों पर भी हमला किया था और अमेरिका का कहना था कि लाल सागर में ये हूती विद्रोही उन जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं जो एक देश से दूसरे देश सामान ले जाया करते हैं। लेकिन गुरुवार 20 मार्च की सुबह इजराइल ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल को रोक लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी ईरान का समर्थन करने वाले हूती विद्रोहियों ने लिया है और दावा किया कि उन्होंने बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था। यह हवाई अड्डा इजराइल के तेल अवीव शहर में मौजूद है। साथ ही उन्होंने एक अमेरिकी युद्धपोत पर भी हमला करने का दावा किया है। गाजा के दीर अल बला इलाके में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के 2 गेस्ट हाउस पर हमले किए गए, जिसमें एक यूएन कर्मचारी की मौत भी हो गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा करते हुए जांच की मांग भी की है। इजरायली सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि हमने उस इलाके में कोई भी हमला नहीं किया है। इससे पहले इजराइल ने गाजा के नॉर्थ और ईस्ट में रहने वाले लगभग 1.5 लाख लोगों को इलाके से छोड़ने को हिदायत दी थी उनको, जिससे संकेत पहले हो गया था कि इन इलाकों में इजराइल की सेना अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 19 मार्च की सुबह इजरायली टैंकर्स और सैनिकों ने नेत्जारिम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया था, जिससे नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच आवाजाही बंद हो गई थी। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इजराइल ने हमला क्यों किया, सीज फायर क्यों तोड़ा गया। अब हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सेना तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता है और सभी 59 बंधकों को रिहा कर दिया जाता है। जनवरी में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था जो 3 फेजेस में होना था। वह अपने वक्त के हिसाब से चल भी रहा था। इस सीज फायर के तहत इजराइल ने नेत्जारिम गलियारे यानी कि नेत्जारिम कॉरिडोर से अपनी सेना हटा ली थी, जिस पर अभी फिर से इजराइल ने कब्जा कर लिया है। लेकिन अब दोनों पक्ष यानी कि हमास और इजराइल एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि सेना को गाजा में हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, क्योंकि हमास की तरफ से इजराइल बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा है।
और सभी सीज फायर प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया गया है। नेतन्याहू के ऑफिस ने ये कहा है कि ये हमास के जरिए हमारे बंधकों को रिहा करने से बार बार इनकार करने और अमेरिकी राष्ट्रपति के एम्बेसडर स्टीव विटकॉफ और मीडिएटर से मिले सभी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट न करने के बाद किया गया है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो हमास के अधिकारी ताहिर अल नूनू ने कहा है कि उनकी तरफ से सीज फायर का कोई भी समझौता नहीं तोड़ा गया था। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो कोई नया समझौता यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेगोशिएशन के लिए अभी भी दरवाजे लगातार खुले हुए हैं। ताहिर अल नूनू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से युद्ध रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील भी की है। वहीं इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ डैनी ऑरबैक हैं, जो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलेम में प्रोफेसर भी हैं। उनके हिसाब से अगर इजराइल सीज फायर के समझौते के दूसरे फेज में जाता है तो इसका मतलब ये होता कि हमास गाजा में ही रहता और गाजा में वो वैसे ही रूल करता, और इजराइल ने जिन इलाकों पर गाजा में कब्जा किया था वहां से इजराइल को हटना पड़ता था, जिसका एक एग्जाम्पल नेत्सरीम कॉरिडोर भी है। एक्सपर्ट्स की तरफ से एक तो ये बात निकलकर सामने आई, और दूसरी बात ये कि इजराइल में एक तबका ऐसा है नेतन्याहू को जो पसंद नहीं करता है, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता है, उन्हें उनके पद से हटाना चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि उन्होंने सरकार बचाने के लिए युद्ध को एक बार फिर से तेज कर दिया है। आपको याद होगा कि इस तरह के आरोप उन पर पहले भी लगते रहे हैं। पिछले 3 सालों में कई बार ये मुद्दा उठा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम उन्होंने बजट वोट से पहले अपनी गठबंधन सरकार को मजबूत करने और जनता का समर्थन पाने के लिए उठाया है। इजराइल में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। इसकी भी तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं मीडिया के जरिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले वक्त में और ज्यादा विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है इजराइल में पीएम के खिलाफ। खैर, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ये सब डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर हो रहा है। इसका जवाब यही है कि व्हाइट हाउस ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक करने से पहले ट्रंप से कंसल्ट किया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज को बताया था कि ट्रंप प्रशासन और व्हाइट हाउस से इजराइल ने गाजा में अपने हमलों की सलाह ली थी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, हमास, हूती, ईरान, वो सभी जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी आतंकित करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इजराइल ने तहस नहस करना फिर से अब शुरू कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने भी आईडीएफ को आदेश दिया है कि हमास पर जमकर हमला करें। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान आखिर है क्या? इसको समझने के लिए हम आपको गाजा के इतिहास में ले चलते हैं। हजारों वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच का संघर्ष देखने को मिल रहा है। गाजा आखिर बना कैसे? फिलिस्तीन या कहें गाजा दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल इलाकों में से एक है। यह मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा एरिया है जो कई सिविलाइजेशंस, एम्पायर्स का सेंटर पॉइंट रहा है, और ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। गाजा को समझने के लिए फिलिस्तीन को समझना होगा। इजराइल 1948 में बनाया गया, उससे पहले पूरा इलाका फिलिस्तीन ही था, ना गाजा था ना इजराइल था। यहाँ हम इस इतिहास को 1000 सालों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एरिया मॉडर्न पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। फिलिस्तीन के इतिहास में एंशिएंट इजिप्शियंस, कैनानाइट्स, पैलेस्टीनियंस, ग्रीक्स, रोमन्स और इस्लामिक खलीफाओं का इस पर शासन रहा है। एंशिएंट टाइम्स पर नज़र डालते हैं सबसे पहले तो ये वक्त 500 BCE से 600 CE के बीच का है, और मिस्र के फिरौन और फारसी साम्राज्य के वक्त फिलिस्तीन ट्रेडिंग रूट्स का इम्पॉर्टेंट पॉइंट या सेंटर कहें होता था वो। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 332 BCE में फिलिस्तीन पर कब्जा किया और इसे ग्रीक सभ्यता का हिस्सा बना लिया। बाद में ये रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। 4th सेंचुरी में रोमन एम्पायर 2 भागों में बटा और गाजा बाइजेंटाइन एम्पायर का पार्ट बन जाता है। इसके बाद आता है इस्लामिक एरा 600 CE से 1200 CE तक। 637 CE में इस्लामिक सेना ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया।
ये उमैयद अब्बासी और बाद में फातिमा खलीफाओं के अंडर रहा। 12वीं शताब्दी में यूरोपियन क्रूसेडर्स ने फ़िलिस्तीन पर अधिकार कर लिया, लेकिन 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसे फिर से मुस्लिम शासन में ले लिया। इसके बाद ममलूक और ऑटोमन साम्राज्य की बारी आती है। ये वक्त 1200 CE से 1917 CE के बीच का है। 13वीं शताब्दी में गाज़ा पर ममलूक सल्तनत का शासन रहा। 1517 में ऑटोमन अम्पायर ने गाज़ा को अपने कंट्रोल में ले लिया और ये 400 सालों तक ऑटोमन शासकों के अंडर रहा था। ये जो पूरा पीरियड था ये काफ़ी शांत रहा। गाज़ा बिजनेस रूट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा से बना रहा और इस वक्त भी वो ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा रूट था और इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये एक लंबा वक्त था। इसके बाद 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और साल 1917 में वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था कि ब्रिटिश सेना ने 1917 में ऑटोमन साम्राज्य से फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदी और अरब समुदाय के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। इसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन अभी उस कहानी पर न जाते हुए सीधे हम 1947 में चलते हैं, जब माहौल को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का प्लान बनाया था, जिसे अरब ने रिजेक्ट कर दिया। 1948 में जब इजराइल बनाया गया तो अरब इजराइल में वॉर हो गई और मिस्र यानी कि इजिप्ट ने गाज़ा पट्टी पर कंट्रोल कर लिया। इसी वक्त गाज़ा पट्टी को अलग कर दिया गया था, फिलिस्तीनियों के लिए एक देश बनाया गया था। यही बात हो रही है 1948 की, यानी कि इसके बाद 1948 से 1967 तक गाज़ा मिस्र के कंट्रोल में ही रहा, लेकिन इस एरिया में डेवलपमेंट ना के बराबर ही था और पिछड़ा ये बना रहा। 1956 के स्विस क्राइसिस के दौरान इजराइल ने इसे टेम्पररी कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर वापस कर दिया। लेकिन साल 1967 में 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने फिर से गाज़ा पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ से पिक्चर में आना शुरू होता है कौन? हमास। ये दौर है 1967 से 2005 तक के बीच का। 1987 में हमास फॉर्म होता है और इसी साल पहला इंतिफादा शुरू होता है। इंतिफादा एक अरबी का शब्द है, लफ्ज़ है, इसका मायने होता है बगावत या विद्रोह, जिसमें फ़िलिस्तीनी जनता ने इजरायली कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड्स के तहत गाज़ा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी प्रशासन को कंट्रोल मिलता है। साल 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, जिससे गाज़ा में हिंसा और ज़्यादा बढ़ गई। साल 2005 में इजराइल ने गाज़ा से अपने सैनिकों और यहूदी बस्तियों को हटा लिया। 2006 में हमास ने चुनाव जीता और 2007 में उसने फतह पार्टी को हराकर पूरे गाज़ा पर कंट्रोल कर लिया। इजराइल और मिस्र ने गाज़ा की नाकाबंदी शुरू कर दी, जिससे वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा ख़राब होने लगी। 2008, 12, 14, 21, 23 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध होते रहे हैं। 2024 के एक एस्टीमेट के हिसाब से गाज़ा में लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी रहते हैं। ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और कई मुश्किलों से गुजरने वाले इलाकों में से एक है। ये दुनिया की बात हो रही है। अभी के गाज़ा के हालात पर नज़र डालें आप तो यहाँ पर देखेंगे कि बेरोज़गारी दुनिया के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है, इसलिए यहाँ पर कई सारे एजेंसीज़ हैं जो हेल्प करते हैं। वजह साफ़ है कि गाज़ा में ज़्यादातर युद्ध का माहौल ही रहता है। इजराइल ने 2023 में जब गाज़ा पर हमला किया, उसके बाद से सीज़ फायर से हालात थोड़े बेहतर होना शुरू हुए थे, लेकिन एक बार फिर इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। रमज़ान के महीने में जो लोग वापस अपने घरों को लौटे थे, उनको मलबे में अपने घरों को ढूंढने में काफ़ी परेशानियां भी होना लाजमी ही था। इन सब में अमेरिका और ट्रंप का बड़ा हाथ नजर आता है। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उनसे मिलने प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल के पहुंचे थे और इस मीटिंग के बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि गाज़ा के भविष्य को सुधारने के लिए अमेरिका का सपोर्ट ज़रूरी होगा। यह ऐलान 4 फरवरी को किया गया था, लेकिन हमने समय समय पर देखा है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते हैं वो कर भी देते हैं। थोड़ा फिल्मी डायलॉग हो गया। लेकिन 5 फरवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं कैरोलिना लेविट, उन्होंने मीडिया को यह आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन का जो विस्थापन है वो टेम्पररी होगा और गाज़ा में कोई अमेरिकी सेना भी नहीं होगी। लेकिन 10 फरवरी को
फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इसका खंडन करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी गाजा में वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि उनके पास बहुत बेहतर रहने की जगह होगी, फिलिस्तीनियों के लिए एक अस्थायी स्थान होगा। उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट में ही इन फिलिस्तीनियों को रहने को कहा था। वैसे इस प्लान को इजिप्ट और जो जॉर्डन कंट्रीज हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद इजिप्ट ने अरब लीडर्स के सामने एक प्रपोजल रखा था $53 बिलियन का। गाजा के लिए रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, ये 4 मार्च को पेश किया गया था और अरब देशों ने इसे एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन इजराइल और यूएस ने इस प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। इजिप्ट के प्रपोजल में फिलिस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट की यानी कि विस्थापन की बात नहीं थी। शायद यही वजह रही होगी कि अमेरिका को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है तो लाजमी बात है कि इजराइल को भी पसंद नहीं आएगा। पूरी कहानी यही है कि ट्रंप गाजा में क्या कर सकते हैं ये शायद ना इजराइल को पता है और ना ही शायद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। इन सबके बीच परेशानी बस गाजा में रहने वाले आम लोगों को ही होती हुई नजर आ रही है। वहीं महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं और सुपर पावर्स राजनीति के अलावा वहां पर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। गाजा इस युद्ध में सालों पीछे जा चुका है और वापस इस देश को बनाने में सालों भी लग जाएंगे। इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।